टेम्परेचर ऑफ द सन, टेम्परेचर ऑफ द सन, टेम्परेचर ऑफ द सन। सूरज का तापमान कितना होता है बताइए? सूरज का सन टेम्परेचर 63,000 केल्विन के आसपास है, 63,000 डिग्री सेल्सियस के नियर है। चलो भाई, सन का टेम्परेचर कितना होता है? 63,000 से 8,000 63,000 से 8,000, 80,000 से 8,000 नासा का रोवर उसके पास तक पहुंच गया ना? कहाँ पे? नासा का रोवर से पता नहीं बेटा, नासा का कोई साइंटिस्ट मेरे कांटेक्ट में नहीं है। हाँ सर, न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में आया था। इसका बाहरी जो सरफेस होता है ना, सरफेस टच करके गया सर। जैसे मानिए रूम में इसका सरफेस होगा ना कुछ बाहरी एरिया का, उसको टच करके गया, सूरज को थोड़ा टच किया। 2020 में टच किया था, अब पता चला है। 2020 में टच किया था, अभी कैलकुलेट करके हम लोग को पता चला है। क्या पता चला? कि टच किया था? हाँ, कि वहाँ से गुजरा था वो। चलो ठीक, चलो नासा से वापस आ जाओ, बोलो तुम बताएंगे। नासा हो जा रहा है, तुम लोग चेहरा देख के लोग चेक कर देंगे। सर एसएससी थोड़ी ना है। एसएससी बोर्ड का मतलब? हाँ, चेहरा देख के रिजेक्ट कर देगा। तो क्या देख के रिजेक्ट करेगा? क्वालिटी बोल दोगे तब देख के रिजेक्ट कर देगा वो। क्वालिटी देख के रिजेक्ट करेगा। बोल दो तब रिजेक्ट कर देगा वो। नहीं पता है। देखिए सन के कोर का टेम्परेचर जो होता है 10 टू द पावर 7 केल्विन होता है। कितना होता है? 10 टू द पावर 7 केल्विन, 10 टू द पावर 7 केल्विन होता है, ठीक है ना। और जो उसका आउटर स्फीयर होता है, आउटर सरफेस होता है, उसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर, और उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सन में इसी टेम्परेचर क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कोरोना सरफेस किसको बोलते हैं? क्रोमो सरफेस कहते हैं उसको, क्रोमो सरफेस कहते हैं। जो बाहर का न्यूज़पेपर में लिखा था कोरोना सरफेस को। हाँ, न्यूज़ में सब यही बोल रहे हैं। वही क्रोमोस्फीयर जो सबसे आउटर सरफेस होता है उसी को क्रोमोस्फीयर, हम भी सर उसी को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो कोर पार्ट को आप टच कर नहीं सकते हैं, बचेगा नहीं कुछ भाई। कोई मटेरियल उस अर्थ पे जो मटेरियल आप एग्जिस्ट करता है वो 10 टू द पावर 7 केल्विन टेंपरेचर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। उस स्टेट में जो चौथी स्टेट आपको दी प्लाज्मा, मैंने आपको शायद बताया हो, जो प्लाज्मा वाली स्टेट होती है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 केल्विन होता है। तो प्लाज्मा स्टेट आपकी लाई करेगी वहां, उसके अलावा और कोई स्टेट आपकी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी 10 टू द पावर 7 केल्विन, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। प्लाज्मा स्टेट की ऐसी स्टेट होगी 10 टू द पावर 7 केल्विन में क्या करेगी बेटा, लाई करेगी, ठीक है। जो चौथी स्टेट आपकी जो आप जानते हो प्लाज्मा होता क्या है? आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया जाता है। तो गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो हमारे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से प्लाज्मा स्टेट आपको अर्थ पे देखने को नहीं मिलता। हमारे अर्थ में तीन मीडियम दिखाई देता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और केमिस्ट्री में आपको ये तीन मीडियम पढ़ाया था, सॉलिड लिक्विड गैस, याद है आपको ना? केमिस्ट्री में तीन मीडियम पढ़ाया था, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है भैया। चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट, ठीक है। सन बिहेव्स लाइक sun behaves like a perfect black body. Sun behaves like a perfect black body. A perfect black body. A perfect black body. Sun behaves like a perfect black body and consists a central part and consists a central part having very high temperature is about 10 to the power 7 Kelvin. Is about 10 to the power 7 Kelvin. The central part of the sun is surrounded by region
surrounded by the region, surrounded by region known as chromosphere, known as chromosphere, known as chromosphere, known as chromosphere, which has temperature above, which has temperature above, which has temperature above, which has temperature above 6000 degrees Celsius, which has temperature above 6000 degree Celsius, 6000 degree Celsius, ऐसे लिखेंगे ना, degree Celsius, 6000 degree Celsius, 6000 degree Celsius. The temperature of chromosphere, the temperature of chromosphere, the temperature of chromosphere, the temperature of chromosphere is known as effective temperature of the sun. The temperature of chromosphere is known as effective temperature of the sun. क्या कहते हैं बेटा इसको? Effective temperature of the sun. क्या कहते हैं इसको? Effective temperature of the sun. और इसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा? निकालेंगे. ठीक है ना? आइए देखते हैं. ठीक है? चलिए फिगर बनाइए पहले. सेंट्रल पार्ट को ऐसे कवर कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, और ये आपका सेंट्रल पार्ट हो जाएगा. इसको लीजिएगा क्रोमोस्फेयर. क्रोमोस्फेयर हो गया. और ये क्या हो गया बेटा? आपका सेंट्रल पार्ट हो गया. सेंट्रल पार्ट, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 10 to the power 7 केल्विन. और इसका कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस. सन की रेडियस बहुत ज्यादा होती है. ये बताते हैं कितनी होती है छापो. ये बताते हैं कितनी होती है छापो. ठीक है. फिगर का नाम दीजिएगा टेम्परेचर ऑफ द सन. फिगर का नाम दीजिएगा टेम्परेचर ऑफ द सन. फिगर का नाम दीजिएगा टेम्परेचर ऑफ द सन. सूर्य का तापमान. इतने काफी लोग हैं आप लोग, सन का टेम्परेचर निकालने जा रहे हैं. योर पेरेंट्स मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू. नहीं जाकर बताना मम्मी आज कैलकुलेट किए सन का टेम्परेचर. क्लास में बैठे नहीं किया जा रही थी, फिर भी कैलकुलेट कर दी. कुछ लोग क्लास में सोते भी रहते हैं पीछे. हम लोग का बैचमेट था यूनिवर्सिटी से, कोई है ना उसमें टीचर, नाम नहीं लेंगे उनका, तो आते थे पढ़ाने के लिए. उनकी क्लास में वो कंफर्म हो जाता था, और जैसे ही वो बोलना शुरू करते थे हम लोग पीछे बैठ करके काम करते थे. 1 2 3 और वो ऐसे थे. और 10 तक होते विकेट डाउन. सो कंफर्म उनकी क्लास में सोना उसका कंफर्म था. बाकी किसी क्लास नहीं, उनकी क्लास में कंफर्म हो जाता था. अब टाइमिंग का इशू हो जाए, वैसा पढ़ाते ही थे. हम लोग किधर पीछे बैठ करके तो क्या पढ़ा रहे मारे रहता था. हम लोग पीछे बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक खेल करता था. 10 तक पहुंचते खेल करता था. मजा आता था यूनिवर्सिटी में. चलिए लिखिए टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर. देखिए इस टॉपिक में कुछ डेटा आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा बेटा? याद करना पड़ेगा. जैसे सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सन का रेडियस कितना है ना, सोलर कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है. ठीक है ना. तो पर्टिकुलर टॉपिक है तो डेटा आपको याद करना पड़ेगा. जैसे अभी आपने याद किया क्रोमोस्फीयर का डेटा कितना
1000 डिग्री सेल्सियस होता है सेंट्रल पार्ट टेम्परेचर। तो डेटा इस होता है, क्या करना पड़ेगा, डेटा याद करना पड़ेगा। डेटा याद करने के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई देखिए कुछ मैथ्स नहीं है, सिर्फ डेटा रखना है, टेम्परेचर क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ सन, let capital R is equal to mean distance between earth and sun, the earth and the sun, अर्थ का ही कैपिटल से बना है, अर्थ एंड द सन, स्मॉल लिखेंगे आप लोग, अर्थ एंड द सन। अरे बेटा यूनिवर्सल है ना, वो यूनिवर्सल नाम है या आप अंग्रेजी भी आप लोग का ऐसे ही है क्या, फिर लगेगा चीज तो आ ही नहीं सकता जिंदगी में तुम लोगों को। मैथ के पावर सीख भी जाओगे 3-5 करके, अंग्रेजी भी डाउन है बेटा। द सन एंड द यूनिवर्सल नाम है ना, यूनिवर्सल नाम द लगाया जाता है, कैपिटल होता है, तो कौन सा नाम होता है? उसको नाम कहते हैं, नाम है यूनिवर्सल नाम कहते हैं, यूनिवर्सल नाम कहते हैं जी। यूनिवर्सल नाम नहीं होता है वर्ड्स, जितनी यूनिवर्स की जितनी चीजें होती हैं उनके बारे में लगाया जाता है। सर काफी नाम है प्रॉपर नाम, अरे यार यूनिवर्सल नाम नहीं कहते हैं यार उसको। हाँ सब कहते हैं, लेकिन जब पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए तब तो ये स्पेसिफिक नहीं है बेटा, वही ना अगर ऑफ हो जाए सन तो क्या करोगे, कोई क्या करेगा, अगर बंद हो जाए सन कोई ऑफ कर दे बटन वहां से, क्या करेंगे आप बताइए। चलिए ग्रह का नशा खराब हो जाएगा, जरा दशा खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा बेटा। सन ही तो हमारी एनर्जी का सोर्स है यार, अपने को टेंशन नहीं होती, जब तक वो ऑफ होगा तब तक हम दुनिया से ऑफ हो चुके होंगे, तब तो टेंशन की जरूरत नहीं है, तब तो 3-4 बार जन्म ले चुके होंगे हम लोग। अच्छे बुरे कर्म किए होंगे तो अच्छे कर्म किए होंगे, पहली बार में इंसान पहुंच जाएंगे। लेकिन to derive temperature of the sun, let R is equal to mean distance between earth and the sun। फिर लिखिए small r is equal to radius of the sun, ठीक है, and capital E is equal to emissive power, ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू emissive power and कैपिटल T इज इक्वल टू effective temperature of the sun, capital T is equal to effective temperature of the sun, ठीक है भैया, इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द, ठीक है। देखिए नेचर जो होती है वो कभी बेटा भेदभाव नहीं करती है। आप ऐसे सोचिए, सन का और प्लैनेट का सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम है कि नहीं है, और उस सबसे बड़े सिस्टम को नेचर ने सबसे छोटा फोर्स दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो न्यूक्लियस का सिस्टम है सबसे छोटा सिस्टम है, उसको नेचर ने सबसे बड़ा फोर्स दिया, न्यूक्लियर फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स सबसे छोटे सिस्टम को, सबसे बड़ा फोर्स सबसे छोटे सिस्टम को, और सबसे छोटा फोर्स सबसे बड़े सिस्टम को। नेचर कभी भी भेदभाव बेटा नहीं करता है। भेदभाव कौन करता है? हम आप करते हैं। हम आराम लगा में भेदभाव करना, कास्ट की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे हम लोग भेदभाव करते हैं। भेदभाव करना नेचर का काम नहीं है, नेचर सबको बराबर बनाया था। और यही नहीं, जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें भी सबको बराबर मान्यता दी गई थी, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये पंडितों की देन है कि सबको छोटा बड़ा कर दिए लोग, इसको खत्म होना चाहिए। ये जो है सिस्टम जो है पंडितों की देन है। हुआ क्या, गीता का एक श्लोक है, ध्यान में रखो, गीता का एक श्लोक उसमें कहा गया है कि निम्न वर्ण वालों को उच्च वर्ण वालों की, और औरतों स्त्रियों को उच्च वर्ण वालों की सेवा करनी चाहिए। तो पंडितों ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया, उसमें लिखा करनी चाहिए, मतलब जैसे सड़क पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना चाहिए। अब आप चलें ये जरूरी नहीं है, मैं नहीं चलेंगे तो आपकी तो खुद दुर्घटना होगी, ठीक है ना। तो उसको पंडितों ने ऐसे डिस्क्राइब किया कि नहीं, निम्न वर्ण वालों को उच्च वर्ण वालों की सेवा करनी ही है।
स्त्रियों को उच्च वर्ण वालों की सेवा करनी ही है, और वहीं से शोषण स्टार्ट हुआ। निम्न वर्ण वालों को स्त्रियों शोषण वहीं से स्टार्ट हुआ। जैसे अगर हम कहें पूरे शहर में कि भैया टेम्परेचर ऑफ द सन हम ही पढ़ाएंगे, तो अब जो हम पढ़ाएंगे वही ना आप जानेंगे, अपना वर्जन आप थोड़ी निकाल पाएंगे, या पूरे अपना वर्जन थोड़ी निकाल पाएंगे। ये पढ़ने तो नहीं किए, शास्त्रों को कैप्चर कर लिया और कहा कि जिस श्लोक का जो मतलब हम बता रहे हैं वही क्या है उसका मतलब, और यही शोषण स्टार्ट हुआ। जब लोग पढ़े लिखे, जब शास्त्र निकल करके आए, बाद लोग पढ़े लिखे, तो लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये था, पर अब कहने के तरीके से बात गलत हो गई। समझ रहे ना, पंडितों की देन है जो शोषण स्टार्ट हुआ हमारा। और कास्ट सिस्टम में कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था। जो लोग को अछूत कहा जाता था, जो अनटचेबल लोग होते थे, वो क्यों अछूत थे आपको पता है? क्यों अछूत थे? वो छोटे नहीं थे किसी से, जात में छोटे नहीं थे, उनका काम ऐसा होता था। जैसे हमारे यहाँ देखिए नगरीय सभ्यता बहुत पहले डेवलप हो गई थी। हमारे यहाँ जो वो क्या कहते हैं, जो सिविलाइजेशन था बहुत पुराना है, बहुत पुराना सिविलाइजेशन हमारा, ठीक। तो उसमें जो है, उसमें जो लोग नाली की सफाई करते थे, गटर की सफाई करते थे, गंदा काम करते थे, तो अब जैसे आप अगर दिन भर गंदगी में हैं तो आपकी इम्यूनिटी देखिए स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आप उसी माहौल में हैं, ठीक। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो उस माहौल का नहीं है, तो जाहिर सी बात उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से उन लोगों का खाने का बर्तन, रहने की जगह क्या होती थी, अलग होती थी, क्योंकि वो लोग जो है गंदा काम करते थे, मतलब गंदगी में रहते थे, ठीक है ना। और उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं थी भाई, अगर नाली साफ ना किया जाए तो देखिए पूरे शहर में पानी भर जाएगा, तो उनकी इंपॉर्टेंस कहीं से भी कम नहीं थी, और वो छोटे भी नहीं थे। बस क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा था कि उनके कांटेक्ट में आने पर लोगों की तबीयत खराब हो जाती, इस वजह से ऐसा किया गया था। तो सनातन धर्म में, जो हमारे हिंदू धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका काम वहां पे उसकी बेसिस में नहीं था, काम की बेसिस पे था, काम की बेसिस पे था। क्षत्रिय हैं तो उनका काम है लड़ाई करना, रक्षा करना, ब्राह्मण है उनका काम है ज्ञान देना, लाला है उनका काम है हिसाब किताब करना, तो ये हिसाब किताब ऐसे बना हुआ सबका काम, और कोई किसी छोटा नहीं था, कोई किसी छोटा नहीं, कर्म के आधार पर बांटा, कर्म के आधार पर बांटा गया था, जाति का कोई मोटिव ही नहीं था। लास्ट में सर गीता में ये भी तो डिस्क्राइब किया गया है, क्या मतलब कि जो भी चीजें थी वो मान्यता मानने पे निर्भर थी, मानने कि के हम चयन क्या करते हैं, कि आप चयन क्या करते हैं। भाई गीता में कहा गया कि आप कर्म योगी बन सकते हैं, धर्म योगी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर राम राम नाम हम करें तभी स्वर्ग मिलेगा, अगर अपना काम आप ईमानदारी से करते हैं तब भी आपको स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ करके मुंह माया छोड़ दीजिए आप। एक बार बहुत भिक्षु थे, उन्होंने एक स्कॉलर ने कहा कि मैं चाहता हूँ सारे लोग बहुत भिक्षु हो जाए, तो स्कॉलर ने कहा कि सारे बहुत भिक्षु हो जाएंगे, शिक्षा कौन डालेगा, आप हमें कटोरा लड़ाइए घूमिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज तो समझिए आप, यूनिफॉर्मिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे होनी चाहिए। समाज में यूनिफॉर्म पे कोई मतलब नहीं भाई, आप हमारी इज्जत करें, आप इज्जत करें, सबका अपना मोटिव है, सबका अपना काम, समझ रहे हैं अपना। सोचिए आप, भगवान श्री राम जो थे, भगवान श्री राम जब अयोध्या में वनवास पे निकले वो, तो उनको एक केवट ने रास्ता पार कराया था, नदी पार कराया था। अब भगवान श्री राम, उनसे बड़ा कुल भारतवर्ष में किसी का है? किसी का नहीं है। उनसे बड़ी जाति पूरे भारतवर्ष में किसी के नहीं है। उन्होंने केवट को, भाई वनवास में पैसा कौड़ी तो लेके निकले थे, कहने को बहुत बड़े राजा थे, राजा के पुत्र थे, और राजा होने भी वाले थे, राजकुमार थे, राजा होने वाले थे। राजा होने वाले से पहले उनके साथ भाई उनकी मम्मी ने कहा कि भैया हमारा लड़का बनेगा, तो वो भेजे वनवास थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। अब केवट ने रास्ता पार करा दिया, अब भाई कुछ देने को उनके पास आए तो बेचारे छेड़ गए। जो सीता मैया थी अपना मूर्ति उतार के दे रही थी, तो केवट ने ऐसे हाथ जोड़ दिया, और केवट ने कहा था कि देखिए हम और आप दोनों एक ही जाति के हैं। क्यों एक ही जाति के हैं? उसने कहा कि हम लोगों को सागर पार कराते हैं, आप लोगों को भव सागर पार कराते हैं, तो हमारी आपकी जाति एक ही है, और एक जाति के लोग कभी भी एक दूसरे का काम करने का पैसा नहीं लेते हैं। धोबी से पैसा नहीं लेगा, नाव से पैसा नहीं लेगा, समझ रहे आप ना। सोचिए, तो कर्म के आधार पे उसने कहा कि हमारी आपकी जाति क्या है? सेम। सोचिए कितनी अच्छी बात है उसमें। और जाति का बेसिस क्या है? जो जाति है उसका बेसिस क्या है? कर्म होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जनरल लोग ओबीसी एससी एसटी लड़े पड़े। सोचिए कितनी अच्छी बात उसने की। सबको जनरल कर देना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए, जो है वो सही है, जो है वो सही है, जो है वो सही है, जो है वो एकदम सही है। आपको सम्मान देना पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है ना, देखिए अंबेडकर और गांधी को अगर आप पढ़ेंगे कभी, अंबेडकर और गांधी को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंबेडकर और गांधी जी के विचार कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं, हमेशा लोग बात की एक दूसरे से। दोनों चाहते एक ही चीज थे पर डिफरेंट डायरेक्शन थे। अंबेडकर जो थे वो आर्थिक आरक्षण की बात करते थे, और गांधी जी जो थे वो सामाजिक आरक्षण की बात करते थे। अंबेडकर ये जानते थे कि जो एससी एसटी वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, अगर उसको अभी प्रमोट नहीं किया गया तो
उच्च वर्ग जो है वो उसको कभी आगे आने ही नहीं देगा। और गांधी जी ये जानते थे कि भैया जैसे आज SC ST दबे हुए हैं, अगर हमने आरक्षण लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में नौकरियों में या जैसे भी, तो होगा क्या कि एक समय पे वो लोग डोमिनेट कर जाएंगे, फिर जनरल वालों को उनसे दिक्कत होगी। तो गांधी जी 50 साल बाद की चीज सोच रहे थे जो अभी हो रहा है। और अम्बेडकर को चाहिए था कि तुरंत ही कुछ रिजल्ट निकाला जाए। तरीका दोनों का सही था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, पर अब देखिए धीरे-धीरे सिस्टम में वो नहीं किसी को डालना है। ऐसी तो तुम जा ही सकते हो, ऐसी शादी कर लो। लड़कियों का क्या है, लड़कियों को शादी करेंगे तो ऐसी हो ही जाएंगे, उनका क्या है, उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से। तो सामने एक लड़का था स्कॉलरशिप की लाइन में बोल रहा है मैं SC हूं, किसको शादी करनी है। वही कह रहा ना, तो वो लड़कियों के साथ दिक्कत नहीं रहती है, बेचारे रास्ता में चल रही है, ठीक है। तो देखिए कास्ट के कहने का मतलब ये है कि कास्ट कोई भी जो है, कभी भी कास्ट कोई छोटी बड़ी नहीं, सबका अपना काम था और उस बेसिस पे चीजें क्या थी डिवाइड, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए अब जैसे हम लोग जनरल लोग हैं जो भी हमारे, हम देखते हैं कि यार हम 200 में 150 नंबर पाए हैं, तब यहाँ ऑफिस में बैठ करके नोट गिन रहे हैं, और ये 200 में 100 नंबर पाए तब ऑफिस में बैठ के नोट गिन रहा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया वो कहाँ से आए, आप कहाँ से आए। आपकी स्टार्टिंग लाइन कुछ और थी और उसकी स्टार्टिंग लाइन कहीं पीछे थी, तो उसको वो 50 नंबर का मार्जिन चाहिए था ताकि वो आपके बराबर आगे खड़ा हो सके, समझ रहे आप ना। तो ये चीज थी। अब होता क्या है कि भाई मनुष्य जो है वो लालची है, तो उसको दिखाई देती हैं चीजें, आंख बंद कर लेता है, ठीक है। और देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि भैया आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। ऐसी देखिए एक सत्यमेव जयते सीरियल आता था आमिर खान का, आता था ना, उसमें एक बहुत अच्छी बात, एक बार एक स्कॉलर था इसी कास्ट पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, वो कास्ट पे डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी बात एक स्कॉलर ने की थी कि अगर क्लास 5th तक के बच्चे को उसकी कास्ट नहीं पता है, उसकी कास्ट नहीं पता है कि किस जाति का है, तो आप ये जान लीजिए कि उच्च जाति का होगा, क्योंकि निम्न जाति के बच्चों को उनकी कास्ट की बार बार याद दिलाई जाती है तुम क्या हो। अब आप सोचिए एक छोटे से बच्चे को बार बार अगर ये कहा जाएगा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, क्या बीतेगी उसके ऊपर। अगर आप ही को बार बार एक ही चीज से सुनाया जाता, बचपन में आपको माँ बाप मारते दबाते कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाती नहीं हो पाती, आप डर डर के रहते, सहमे सहमे रहते, आप डरे डरे रहते। अगर आपके साथ बचपन में कुछ तरह का हादसा हो जाता था, डर जाते हैं, लोग डरते हैं, और ये होता है सबके साथ होता है। सोचिए वो बच्चा किस लेवल से आता है। मेरे एक गार्जियन थे, वो यादव थे, और गाजीपुर के बहुत बड़े रईस थे, वो उनके यहाँ पढ़ाते थे, उनके बच्चे बहुत बड़े रईस थे। उनकी वाइफ जो थी वो यहाँ कप्तानगंज में पोस्टेड थी, टीचिंग मतलब टीचर। तो गाजीपुर में लोग रहते थे तब, क्योंकि वाइफ की पोस्टिंग यहाँ होगी तो वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ SBI कॉलोनी है तरन के पास, उसी में लोग रहते थे, किराए पे रहते थे, और बहुत चिढ़ते थे मकान मालिक से। वो मकान मालिक बहुत दुष्ट था, उनका नाम नहीं बताया क्या था उसका, बहुत दुष्ट था जी, बहुत दुष्ट था, बहुत चिढ़ते थे। तो जब बैठते तो अपना NGO चलाते थे, और डग पे जो लोग डग हो जाते हैं उन पे वो काम करते थे। गवर्नमेंट NGO था, काफी अच्छा पैसा मिलता था। अब रईस थे, तो जब बैठते थे बहुत अच्छी बात करते थे। तो बार बैठे तो बता रहे थे कि सर देखिए हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो मक्खन का कारोबार करते थे उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। और लोग कहते हैं कि अंग्रेज खराब थे, ये थे वो थे, पर कभी भी अंग्रेजों ने उनसे बेअदबी से बात नहीं की, और पूरा पैसा देते थे। ये नहीं कि अगर आप सामान लेकर गए तो कम पैसा दे, पूरा पैसा प्रॉपर देते थे। और वो लोग बहुत बड़े रिश्ते गाजीपुर के। तो वो लोग को एक घटना बताया क्या कि हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, मेरे पापा का कहता तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। मेरे जो दोस्त थे आसपास के वो सब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो एक दिन हमारे मन में भी आया कि यार चलो जरा चलते हैं उस स्कूल में, देखते हैं प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है। तो ये जो है चले गए। तो ये क्या देखिए वहाँ माहौल क्या था कि 2 तरह से क्लास डिवाइडेड था। एक बोर्ड वाला स्टैंड वाला बोर्ड होता है ना, बोर्ड वाले स्टैंड के आगे जैसे बोर्ड अगर ये लगा हुआ है, ठीक ऐसे स्टैंड वाला बोर्ड होता है। अब इसके आगे जो लोग बैठे हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों को बोर्ड के आगे बिठाया गया, और जो SC ST और जो OBC के बच्चे थे उनको बोर्ड के पीछे बैठाया गया। और उन बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। और जो SC ST के बच्चे थे जिनको बोर्ड के पीछे बैठाया गया था, खेत का सामान रखा था, खुरपा उसको कहते हैं, कुल्हाड़ी इसको कहते हैं, गड़ासा इसको कहते हैं, सब रखा था। पैसा मांगा जा रहा था कि ये पैसा हो तुम लोग को यही काम करना है। सोचिए आप, ये भी यादव थे, OBC थे, इनको वहीं बैठाया गया, खुद ही गुस्सा आया। फिर उसके बाद फिर कभी स्कूल में वो नहीं गए। कैसा सोचिए, ऐसे ऐसे टीचर थे उस समय। और कहे सर 20 साल बाद, 20 या 25 साल बाद हम गाजीपुर किसी काम से गए, तो हमको याद आया कि जो मास्टर साहब को बैठाए थे वहाँ पे,
वो बैंक में पड़े हुए थे सर, आधी बॉडी उनकी पैरालाइज थी, ला रहे थे, चूरा था, कोई साफ करने था, पेंशन निकालने आए थे, लड़का जो था सामने का पेंशन निकालने आया था। तो हम गए नमस्ते नमस्ते की मास्टर साहब, हम तो पहचान ही गए सर, कोई ऐसा करेगा तो कैसे पूछ सकते हैं, उसको पहचान गए। हम गए, हमने कहा कि मास्टर साहब देखिए जो आपने किया था आपकी हालत उसी वजह से है और बहुत गलत काम किया था, पता नहीं कितने टैलेंट आपने बर्बाद कर दिए होंगे। भाई उसमें से कुछ लड़के थे जो बिना पढ़ने जो पढ़ना चाहते होंगे, और उसको अगर आप बोर्ड के पीछे बैठा दें क्या पढ़ेगा वो तो जिंदगी भर गधा ही मानेगा ना अपने आप को। सोचिए ये था। अब बताइए रिजर्वेशन जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए जरूरी है, इंडिया में ऐसे भी लोग बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भाई मनुष्य ऐसा है ना जो किसी को आगे आने ही नहीं देगा। सूर्यवंशी का डायलॉग है जिसमें कहा ना सबको जनरल कर देना चाहिए, सूर्यवंशी का डायलॉग अक्षय कुमार कहता है, सूर्यवंशी आप लोग देखिए होंगे, अक्षय कुमार कहता है एक सीन में, कहता है इंटरवल के ठीक पहले वाला सीन है, सूर्यवंशी में अक्षय कुमार कहता है कि सर कितना अच्छा होता, इंटरवल के पहले का नहीं, एक जगह होता है कि कितना अच्छा होता सारे धर्म के लोग मतलब एक ही भगवान होता और सब लोग एक धर्म के होते। तो जावेद जाफरी कहता है कि तब भी हम इंसान एक दूसरे से लड़ कट के मरने का कोई और बहाना खोज देते, हमको कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता। समझे बेटा ना, तो तुम कह रहे सब जनरल हो जाए, तो कुछ जनरल हो जाएंगे फिर भी कुछ ना कुछ बात निकल आएगा, कुछ ना कुछ बात निकल आएगा। ये हम इंसानों की फितरत है। सर जनरल में आ जाएगा तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाला देखिए मैटर फंस गया, ईडब्ल्यूएस 10% मिलने वाला था क्या? ईडब्ल्यूएस से कौन क्या है देख लीजिए आप, कितने एक बात की नौकरी चली गई, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना दिए थे। और 6 रुपये सर विश्व की सबसे मिनिमम। चलो चलिए आगे बढ़िए, देखिए 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 प्रैक्टिकली द अमाउंट ऑफ आप लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, कभी मौका मिलेगा तो इस सब पे सोचिएगा यार समाज में क्या हो रहा है, और आप ही लोग को चेंज करना है, आप ही लोग को चेंज करना है। हर यूथ देखिए कुछ ना कुछ परिवर्तन लाती है, हम लोग भी परिवर्तन लाए, हम लोग परिवर्तन लाए, ये क्या बड़ा होगा बताएंगे, हम लोग परिवर्तन लाए नहीं, हम लोग परिवर्तन लाए, ठीक है ना, हम लोग भी चेंजेस लाए। मेरे घर में चीजें स्टिक होती थी, हम लोगों ने चेंजेस लाया, कुछ चेंजेस आपको भी लाना है, और लाएंगे आप तभी अच्छा समाज बनेगा। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन पर मिनट, फ्रॉम द सन पर, ठीक है ना सर। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन पर मिनट क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो, पर मिनट हीट की बात हो रही है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे पर मिनट हीट निकालेंगे बेटा, सोलर कांस्टेंट में, सोलर कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सन के सरफेस एरिया से। सोलर कांस्टेंट बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सन के सरफेस एरिया से। तो क्या निकलेगा आपको, सन से जो अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है बेटा, ठीक है ना, पर मिनट, पर मिनट, बात समझिएगा। सन से पर मिनट हीट रेडिएट निकालने के लिए सोलर कांस्टेंट में बेटा हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सन के सरफेस एरिया से, ठीक है ना। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, याद है आपको, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर मिनट। तो पर यूनिट एरिया है ना ये, तो एरिया एरिया कट के क्या हो जाएगा, एनर्जी पर मिनट। बात समझिएगा, डायमेंशन समझिए, एनर्जी पर मिनट। तो S * 4 pi r² क्या है, क्या सरफेस एरिया 4 pi r² क्या है, सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया है, सन का डिवाइड सरफेस एरिया। कैपिटल R क्या है, सन का सर रेडियस है, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस है, मतलब सन से अर्थ के बीच में अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो उसका बेटा क्या है, ये सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब सन का अगर निकालना है, इसी में सन के एरिया से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, तो हमको टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर मिनट क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। पर इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा S * 4 pi r², ये इज इक्वल टू S * 4 pi r², S * 4 pi r², ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, देखिए अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट emitted, amount of heat emitted from the sun, amount of heat emitted from the sun, amount of heat emitted from the sun, from the sun per unit area, per unit
एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर मिनट पर यूनिट एरिया पर कर देंगे। पर मिनट कितना है बेटा? इतना है। अब क्या निकालना है? पर यूनिट एरिया। तो पर मिनट हीट कितना रेडिएट हो रहा है? इतना रेडिएट हो रहा है। इसको पर यूनिट एरिया करना है तो सन के एरिया से क्या कर दीजिए बेटा? डिवाइड 4/8 छाप दीजिए। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? S इंटू कैपिटल R बाई R। ठीक है बेटा, अब आप ये बताइए ये क्या है? टोटल हीट इमिटेड फ्रॉम द सन पर यूनिट एरिया पर मिनट, और हीट इमिटेड फ्रॉम द सन या हीट इमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर मिनट क्या होता है बेटा? इमिसिव पावर। क्या होता है बेटा? इमिसिव होता है, नहीं होता है? होता है। ये डिवीजन आपने पढ़ी है, ठीक है ना? सो दिस इंप्लाइज दैट E इक्वल टू S R बाई R तो होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा और लिखें फ्रॉम स्टीफेंस लॉ E is equal to बेटा किसके इक्वल होता है बताइए? सिग्मा T पावर 4 के। फ्रॉम स्टीफेंस लॉ E is equal to किसके इक्वल होता है बेटा? सिग्मा T पावर 4 के। होता है नहीं होता बताइए? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या बेटा? सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिए तो क्या मिलेगा बताइए? दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड from equation 1 and 2 we get क्या मिलेगा बेटा बताइए? सिग्मा T पावर 4 किसके इक्वल आ गया बेटा? S R बाई R का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ से T पावर 4 किसके इक्वल आ गया बताइए? S बाई सिग्मा R बाई R का होल स्क्वायर। और यहाँ से T बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा बताइए? तो S बाई सिग्मा R बाई R का होल स्क्वायर होल पावर 1/4। छाप दीजिए इसको 10 में कर दीजिए। आसान है नहीं? बहुत आसान है। Like this gives the effective temperature of the sun. 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 ठीक है ना? आप लिखिए put S is equal to 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, चलिए सिग्मा इज इक्वल टू लिख लीजिएगा 5.75 into 10 to the power -8 सॉरी -5 तो एमकेएस में होता है -5 अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है बेटा, कैपिटल R इज इक्वल टू बेटा होता है 1.48 10 to the power 12 मीटर, है ना? और स्मॉल r इज इक्वल टू होता है 6 बेटा, वो उसमें होता है एमकेएस में। ठीक है ना? इसमें लिख रहा है सीजीएस। ठीक है, 6.928 into 10 to the power 8 मीटर। ठीक है, छाप
ठीक है। देन वी हैव कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो रट्टे निकाल लीजिएगा। देन वी हैव T is equal to 5730 Kelvin. Then we have 5730. Then we have 5730 Kelvin. ठीक है ना? This is. Then we have T वैल्यू रखिए। भाई T का एक्सप्रेशन मिल गया आपको, फॉर्मूला वैल्यू रख देंगे, T वैल्यू नहीं आ जाएगी। कभी जिंदगी में मौका मिलेगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, this is the effective temperature of the sun. This is the effective temperature of the sun. This is the effective temperature of the sun. This is the effective temperature of the sun, which is very close to the standard value. ठीक है ना सर। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। we can also find the effective temperature of the sun. Effective temperature of the sun by Wien's displacement law. That is lambda m T is equal to 0.289 0.28 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए here lambda m is equal to ये मींस लॉ भी आएगा आगे। here lambda m is equal to wavelength corresponding to wavelength corresponding to maximum intensity, और इसकी वैल्यू बेटा होती है 4900 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है बेटा? 4900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज 4900 एंगस्ट्रॉम को आप और क्या लिख सकते हैं बताइए? 4.9 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या? जी हाँ लिख सकते। तो लिखिए देन T is equal to बेटा किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? T बराबर किसके इक्वल आ जाएगा? 0.2892 अपॉन 4.9 into 10 to the power -5. So this implies that T is equal to किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? T is equal to आ जाएगा 5902 केल्विन। 5902 ठीक है। फ्रॉम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में आएगा आगे। ठीक है ना, बढ़ाएगा नहीं। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ यहाँ यूज के सीधे आगे आएगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है। फ्रॉम वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ the effective temperature of sun obtained is 5902
is 5902 Kelvin, 5902 Kelvin, which is very close to standard value, which is very close to standard value. फिर लिखे पैराग्राफ चेंज करके the value of effective temperature of the sun, the value of effective temperature of the sun obtained by Stephen's law is more acceptable than Wien's law on experimental basis. ठीक है ना। चलिए स्टीफेंस लॉ से कितना निकाला बेटा आपने 57 कितना निकाला बेटा आपने 57 केल्विन, और वीन्स लॉ से कितना निकाला बेटा आपने 502, ठीक है ना। पर ये वाला एक्सपेरिमेंटल बेसिस की वजह से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, इतना उसको हम लोग बात समझ रहा है ना। ठीक है, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, पर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग क्या करते हैं सबसे नियर करीब ये है बेटा एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो उसका एक्सपेरिमेंट करना क्या होता है आसान होता है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा बताई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एक ही पैरामीटर है आपका ना, वहाँ पैरामीटर तो आपके जाते हैं, जब पैरामीटर आपके जाते होते हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट आती है आपकी। या आप कहते हैं भाई ज्यादा पास में पूछ रहे हैं, या आप उसका वेरिफिकेशन आप ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एक ही पैरामीटर आपका यूज हुआ है, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस को उतना वेरीफाइड ये जब ज्यादा पैरामीटर पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादा वेरीफाइड होता है। ठीक है बेटा, चल ठीक है, चल बोलो बेटा। वेवलेंथ रीजन d लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा d माइनस लैम्डा, वेवलेंथ रीजन चेंज हो, समझ रहे हो ना, चेंज हो। ठीक है, चल ठीक है। अब देखिए, अब इस चैप्टर में देखिए दो चीजें बची हुई हैं, एक आपका प्लैंक वेरिएशन लॉ और दूसरा सोलर कांस्टेंट पे कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ले दे करके वो भी मतलब नेक्स्ट टर्म पे आई थिंक वो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। सोलर कांस्टेंट में न्यूमेरिकल आपको जितना बता देंगे, देखिए हमने आपको पहले कहा था कि 2 साल से सोलर कांस्टेंट न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, एक तो पिछला साल क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, और उसके पिछले साल, पर उससे पहले 2014 से 2014-15 से लेकर के आई थिंक 19 तक, 19 या 18 तक लगातार पूछा गया था न्यूमेरिकल सोलर कांस्टेंट, और ऐसा न्यूमेरिकल था जिसको आप पहली बार में देख करके नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा टफ होता है। तो जिस तरीके से आपको हम बताएंगे वो तरीका सीख लीजिएगा, वैसे ही आप एग्जाम में लगाएंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है ना, उस तरीका आपको बताएंगे कैसे आपको पहचानना है, क्या निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ बेटा यही सेवा क्या करते हैं बेटा, हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास की, और मुलाकात होगी आप लोगों से, बताइए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अगले साल कैसे होगा, नहीं बचा रहेगा, बीच में बचा रहेगा।